मौसी की गुफा में घूमने का सपना पूरा हुआ। इस हिंदी स्टोरी में जाने मुझे कैसी मौसी की गुफा के दर्शन। आपको अपनी कहानी बताने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम विनोद है, मेरी उम्र 23 साल है और मेरी हाइट 6 फीट है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। हिंदी आज जो कहानी है मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी मौसी के खेत जोतने की कहानी है। अब मैं आपको मौसी के बारे में बताता हूँ। मेरे मौसी 34 साल की है, उनका एक बेटा भी है। मौसी के खेतों का साइज 33, 28, 34 का था। मैं उसके पूरे खेत का दीवाना था। उसके शरीर में सबसे ज़्यादा उत्तेजित करने वाला भाग उसका सीना था। हाँ दोस्तों, मौसी के मौसमी इतने मस्त थे कि उनको देखकर ही नागराज खड़ा हो जाता था। मौसी के बारे में सोचकर मैं कई बार पानी भी निकाल चुका था और कई बार मैं बहाने से मौसी के तरबूज को भी टच कर चुका था। जब भी मैं मौसी के घर जाता था तो उसके तरबूज को बहाने से टच कर देता था। वो कुछ नहीं बोलती थी, मगर इससे आगे बढ़ने की हिम्मत मेरी अब तक नहीं हुई थी। पहले तो मैं अक्सर अपनी मौसी से यहाँ जाता रहता था, लेकिन फिर जैसे जैसे मैं कॉलेज की पढ़ाई में व्यस्त होने लगा तो मेरा वहाँ जाना कम होने लगा। अभी मैं दिसंबर 2022 के मौसी के यहाँ पर गया था। उस वक्त मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए एक फैक्ट्री में जाना था। संयोग से वो फैक्ट्री मौसी के घर के बहुत पास थी। मैंने मौसी को पहले ही बोल दिया था कि मैं उनके घर रुकने के लिए आऊँगा। मौसी ने भी हाँ कर दी थी। उसी वक्त मेरे मन में मौसी के खेत जोतने का विचार चल रहा था। उस दिन मैं सुबह को 10 बजे मौसी के यहाँ पहुँच गया था। उस वक्त तक मौसा अपने काम पर जा चुके थे। मेरे मौसी का लड़का अपने स्कूल के तरफ से नेशनल पार्क के देखने गया हुआ था। मेरे जाने पर मौसी मुझे देखकर खुश हुई और उसने मेरा अच्छे से स्वागत किया। फिर वो मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाने गई और मैं टीवी देखने लगा। फिर वो मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। खाना पीना होने के बाद मौसी और मैंने घर के बारे में बातें की। मैंने अपने घर के बारे में बताया और मौसी के घर के बारे में पूछा तो हमें बैठे हुए 2 घंटे हो गए थे। इसी बीच बहुत सारी बातें हुई और मैं और मौसी उसी संबंध को महसूस करने लगे जो कुछ वक्त पहले मेरे और मौसी के बीच में था, जब हम एक दूसरे के साथ खूब मस्ती मजाक करते थे। उसके बाद मौसी किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। कुछ देर तो मैं टीवी देखता रहा और फिर मैं भी किचन में चला गया। मैं यहाँ वहाँ घूमते हुए मौसी के तरबूज को छेड़ने लगा। एक दो बार मैंने हाथ मारा तो मौसी मुस्कुराने लगी। अब मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ी तो मैं मौसी के पीछे जाकर ही खड़ा हो गया। मैंने मौसी के तरबूज पर नागराज का टच करवा दिया तो बोली, तू ज़्यादा होशियार मत बन, मैं सब जानती हूँ। तो मैंने कहा, मजाक ही तो कर रहा हूँ मौसी। वो बोले, ऐसे मजाक बीवी के साथ अच्छे लगते हैं, मौसी के साथ नहीं। फिर मैंने सोचा कि कहीं मौसी गुस्सा ना हो जाए, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मगर मेरा नागराज पूरा तन गया था। मेरे पेट में साफ देख जा सकता था कि मेरा नाक कैसे तना हुआ है। मौसी ने भी मेरे नाक को देख लिया था, लेकिन उसने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। वो चुपचाप सब्जी बनाने लगी रही। फिर मैं दोबारा से हॉल में चला गया। थोड़ी देर बाद मौसी रोटियां बनाने लगी। फिर उसने खाना परोसने की तैयारी शुरू कर दी। उसने टेबल पर सब्जी लाकर रख दी। फिर वो जब दोबारा गिलास में कुछ लाने लगी तो एकदम उसका पैर किचन के दरवाजे की चौखट में ठोकर से टकरा गया और वह धड़ाम से नीचे जा गिरी। गिलास के सारी लस्सी फर्श पर फैल गई और मैं मौसी को उठाने का दौड़ा। मैंने सहारा देकर उसे उठाया और फिर उसको धीरे धीरे उसके रूम में ले गया। मैंने वहां जाकर उसे लिटाया और उससे चोट के बारे में पूछा। गिरने से मौसी की कमर में झटक आ गया था। वो बोली, बहुत दर्द हो रहा है राजू, मेरी कमर का पहले ही इलाज चल रहा था और आज ये झटका और लग गया ऊपर में। बोलो, मैं डॉक्टर के पास ले चलो आपको। मौसी वो बोली, नहीं, डॉक्टर के पास तो तेरे मौसा ले जाएगा। अभी तो अलमारी से बाम निकाल कर ले आ, वो बहुत असरदार है। फिलहाल
के लिए मेरा दर्द कम हो जाएगा। मौसी के कहने पर मैं अलमारी बाम निकाल कर ले आया। मौसी ने अपनी साड़ी कमर से हटा दी। मैं बाम लगाने लगा तो उसके पेटीकोट के पास से साड़ी बीच में आने लगी, क्योंकि दर्द उनके तरबूज के बिल्कुल पास रीढ़ की हड्डी में था। वो हाथ लगाकर बताने लगी तो मैंने कहा वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है। वो बोली रुक, मैं पेटीकोट को थोड़ा ढीला कर लेती हूँ। मौसी उठी और उसने अपनी साड़ी को खोलकर पेटीकोट से बिल्कुल अलग कर दिया। फिर उसने अपने पेटीकोट का रस्सा खोला और उसको हल्का सा नीचे सरका लिया। पेटीकोट उतना ही नीचे तो नहीं था कि मौसी के तरबूज ही देखने लगे, लेकिन जहाँ से मौसी के तरबूज की दरार शुरू होती थी वहाँ तक का भाग जरूर देख रहा था। वह बाई करवट लेकर लेटी हुई थी और मैं उसके पीछे बैठा हुआ उसकी कमर पर बाम लगाने लगा। अब मेरे हाथ मौसी के तरबूज के ऊपर वाले भाग को भी छूकर आ रहे थे। धीरे धीरे मेरे मन में फिर से मौसी के लिए अरमान जागने लगे, जो कुछ देर पहले मौसी के गिर जाने के कारण शांत हो गई। मैं अब मालिश करने की बजाय मौसी के तरबूज को सहाने पर ध्यान देने लगा। ऐसे ही मालिश करते हुए मैं मौसी के तरबूज को हल्का हल्का दबाने लगा। उससे शायद अभी दर्द हो रहा था, इसलिए वो ध्यान नहीं दे रही थी। ऐसे करते करते मेरा हाथ अब मौसी के दरार तक पहुंचने लगा। मुझे पता लगा कि मौसी ने नीचे से पेटी भी नहीं पहनी थी। मैं धीरे धीरे मौसी के पूरे तरबूज पर हाथ फिराने लगा। मेरा नाक खड़ा हो गया था और अब मन कर रहा था कि मैं मौसी के दरार में भी हाथ से सहलाऊं। उसके तरबूज के बीच वाले हिस्से के सहलाने का मन कर रहा था, लेकिन अभी मैं पूरा हसवस्त नहीं था कि मौसी मुझे वहां छूने पर कुछ कहेगी या नहीं। पहले मुझे दर्द की वजह से आवाज़ निकाल रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज़ें बंद हो गई थी। शायद बाम के अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। मैं अब मौसी के कमर से लेकर उसके पूरे नीचे तक की मालिश कर रहा था। पेटीकोट का रस्सा खुला ही हुआ था। अब पेटीकोट आगे की तरफ से भी नीचे सरक गया था, यानी कि मौसी के अब लगभग उजगार होने के कगार पर थी। गुफा अब लगभग उजगार होने की कगार पर थी। मेरा हाथ आगे गुफा की ओर बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही मौसी ने अपने ऊपर का हुक खोलने के लिए कहा। वो बोली थोड़ी सी मालिश मेरे हुक खोलकर कंधे पर भी कर दे। मेरे कंधे भी थोड़ी लग गई है। शायद मौसी गर्म हो रही थी। मैंने वैसा ही किया, उनका हुक खोल दिया और पाया कि नीचे से मौसी ने अपने मौसमियों के ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। अब मैं मौसी के पीठ से लेकर नीचे कमर की मालिश करते हुए उसके तरबूज की दरार तक अपनी उंगलियां चलाने लगा। बीच बीच में मेरे हाथ लेकिन गुफा में गहराई में थी, इसलिए वहां छूना संभव नहीं हो पा रहा था। मौसी अब धीरे धीरे आहें भरने लगी थी। उसकी सांसें काफ़ी गहरी हो गई थी। मैं उसकी पीठ की मालिश करते हुए उसके मौसमी तक हाथ पहुंचाने की कोशिश में लगा था। अब मौसी कुछ बोल नहीं रही थी, बस गरम गरम आहें भर रही थी। जब उसने रुका न गया तो वो मेरी तरफ पलटकर सीधे हो गई। उसके सीने का कपड़ा सरक गया और मौसी की मोटी मोटी मौसमियाँ मेरी आंखों के सामने आ गई। मैं एकदम हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मौसी अपनी मौसमियाँ ऐसे मेरे सामने दिखा देगी। मैंने नज़र फेर ली और बोला सॉरी मौसी। वो बोली सॉरी की क्या बात है, इतनी देर तू परेशान हो रहा था, अब आराम से जहाँ चाहे मालिश कर ले। मैं बोला नहीं सॉरी मौसी, आप गुस्सा हो जाओगी। जब उसने देखा कि मैं डर रहा हूँ तो उसने खुद ही मेरे हाथ पकड़कर अपनी मौसमी पर रखवा दिए और बोली अब आराम से कर ले मालिश, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने मौसी के चेहरे को देखा तो वह मुस्कुरा रही थी। मैंने फिर धीरे धीरे मौसी की मौसमी को सहलाता हुआ शुरू किया। उसके बड़े बड़े पहाड़ नुमा मौसमी मेरे हाथों में समा भी नहीं रहे थे। दोनों हाथों में से मौसी की मौसमी मसलने लगा, जैसे रोटियों के लिए आटा गूँथा जाता है। मौसी सिसकने लगी। उनकी सिसकियाँ सुनकर मुझे भी जोश चढ़ने लगा। मैं मौसमियों से होते हुए
अब हाथ को पेट और नीचे मौसी की गुफा के ऊपर तक सहलाने लगा। फिर धीरे धीरे मेरी उंगलियां मौसी की गुफा को छूकर भी आने लगी। अब मौसी ने अपनी जांघें थोड़ी और चौड़ी कर ली। इशारा मेरे लिए साफ था। मैंने अपने हाथ को पूरा मौसी की गुफा पर रगड़ दिया और मौसी के छोटे बालों वाली गुफा को मैंने हथेली से सहला दिया। एकदम से मौसी सिसकड़ी और उसका हाथ मेरे नाक पर आ गया। वो मेरे नाक को मेरे पैंट के ऊपर से ही पकड़कर दबाने और सहलाने लगे। मुझे भी जुनून चढ़ गया और मौसमी की गुफा में उंगली दे दी। उसकी गुफा में उंगली गई तो अंदर से गीली और काफ़ी गर्म महसूस हुई। मैं गुफा में उंगली करने लगा तो मौसी सिसकारते हुए उठी और मेरे सिर को झुकाकर मुझे अपने ऊपर लेटाते हुए मेरे ओठों को पीने लगी। मैं भी मौसी की गुफा में उंगली करता हुआ उसके ओठों को पीने में लग गया। हम 5 मिनट तक ओठों के रस को खींचते रहे और मेरा हाथ मौसी की गुफा पर खिलता रहा। अब मौसी एकदम से प्यासी हो चुकी थी। वो मेरे हाथ को अपनी गुफा पर जोर से दबा रही थी ताकि मेरी उंगली उसकी गुफा में और ज़्यादा मजा दे। मैंने अब ओठों को छोड़ा और मौसमी के मुंह लगा लिए। वो मेरे सिर को सहलाने लगी और मेरे पीछे हाथ फेरने लगी। फिर मैं मौसमी से होता हुआ नीचे पेट को चूमकर नीचे गुफा पर पहुंचा। मौसी मेरे सामने टांगें खोली और पड़ी थी। मैंने पल भर की देर किए बिना ही उसकी गुफा पर जीभ रख दी और उसे साफ करने लगा। मैं मौसी की गुफा को खाने लगा और फिर मेरा कंट्रोल भी छूटने लगा। मैं अब अपने नागराज को और नहीं तड़पा सकता था। मैंने झट से अपने कपड़े खोले। इतनी देर से तनाव में रहकर मेरे नाक का बुरा हाल हो गया था। वह पूरा गीला हो गया था। मुझे पता नहीं था कि मौसी यह सब देखकर क्या कहेगी, लेकिन फिर उसने मेरे चेहरे की तरफ को देखा और अपना मुंह खोलकर मेरे नाक को अंदर ले लिया। मौसी मेरे नाक को गले तक लेने लगे। मैं भी मौसी के गले में पूरा अंदर तक नागराज को उतार देना चाहता था। फिर वह खांसने लगी और मेरे नाक को बाहर निकाल दी। अब वह उठी और एक बार फिर से मेरे मुंह को चूमने लगे। फिर उसने धीरे धीरे मेरी गर्दन को चूमते हुए मुझे नीचे लिटा लिया और मेरी पूरी बॉडी को चूमने लगी। मुझे पूरे बदन में गुदगुदी हो रही थी। उसके बाद वो नीचे नाक की ओर जाने लगी और उसने घूमकर अपने तरबूजों को मेरे मुंह की ओर कर दिया। मैं समझ गया था कि मौसी क्या चाहती है। मैंने उसकी गुफा में मुंह लगा दिया और नीचे से वह मेरे नाक को लेने लगी। मैं सोच नहीं सकता था कि मौसी इतनी अच्छी खिलाड़ी निकलेगी। दोस्तों, अब मैं स्वर्ग में था। मैंने 3-4 मिनट तक नाक को खिलवाया और मौसी की गुफा को खाया। अब मैं गुफा में नाक भेजने के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गया। मैंने मौसी की टांगों को फैलाया और अपना नाक मौसी की गुफा पर रख दिया। फिर मैंने एक धक्का दिया तो गच से नाक गुफा में उतर गए। इतनी देर से मौसी की गुफा गीली हुई पड़ी थी और मेरे नाक पर भी मौसी ने ऊपर से नीचे तक अपनी लार चिपका दी थी। नाक को अंदर डालकर मैं मौसी के ऊपर लेट गया और उसकी गुफा में धक्के लगाने लगा और मेरे मुंह से भी कामुक आवाज़ें आ रही थी। मैं भी उसकी गुफा खोदने में जैसे खो सा गया। मैंने आंखों बंद कर ली और पूरा मज़ा लेने लगा। 35 मिनट तक हमारी यह खुदाई चलती रही। मेरा रस निकलते हुए तो मैंने मौसी से पूछा कहाँ निकलना है, तो मौसी ने कहा दिया कि अंदर ही निकाल दे। उसके कुछ धक्कों के बाद ही मेरा रस निकल गया और मैं मौसी की गुफा में झरकर उसके ऊपर ही लेट गया। मेरा नाक मौसी की गुफा के अंदर ही था। वह मेरे बालों को सहला रही थी। फिर वह सहलाते हुए बोली, ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसी संतुष्टि मिली है। तेरा स्टेमिना तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा मुझे भी पहली बार गुफा खोदने में इतना मज़ा आया है। उसके बाद वह उठकर जाने लगी तो मैंने उसे पकड़ लिया और उसकी मौसमी को पकड़कर पीने लगा। वह भी मेरे नाक को पकड़कर हिलाने लगे। फिर उसने मेरे नाक को मुंह में लेकर खाया और एक बार फिर मेरे नाक का रस अपने मुंह में गिरवा लिया। इस बार मौसी मेरे रस को पी गई। फिर मैंने सोच लिया कि मैं मौसी के तरबूजों की खेती भी करके ही रहूँगा। उसके बाद मैं इस कार्य को कैसे कामयाब हुआ वो भी आपको
बताऊंगा। इस कहानी को दूसरा पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।